नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। और मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, नवोदय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान और CHS के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9th के लिए, उनका मैं सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं। 4 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, 5वें चैप्टर की तरफ हम अग्रसर हैं। चौथे चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन दिया था, जो लास्ट क्वेश्चन था, 21 नंबर क्वेश्चन था कि तीन सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन था। क्या क्या ऑप्शन था? ऑप्शन ए था सोल्डर, बी ऑप्शन था आपका स्टील, सी ऑप्शन था गन मेटल और डी ऑप्शन था आपका उपधातु। देखते हैं चौथे नंबर चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि इसका ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको आंसर करेक्ट बताना है। आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। आप पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। और जो चैप्टर हमने खनिज एवं धातु 4 नंबर आपको समझाया, मुझे जहां तक लगता है धातु और उपधातु या फिर अधातु क्या होते हैं, उनमें क्या अंतर है, किस तरीके से हम पहचानेंगे, किस तरीके से समीकरण हल होते हैं, या किस तरीके से हमारा मिश्र धातु बनता है, ये सारी चीजें हमने आपको उस चैप्टर में बताया। जहां तक मेरा सवाल है कि मैं यदि 20 क्वेश्चन करा रहा हूं, 21वां क्वेश्चन ये दिया है, इस 20 क्वेश्चन में से पक्का 1-2 आएगा, या फिर आप पीछे के उठा के देखिए जो 2023, 22 और 21 में जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आए थे, तो खनिज एवं धातु या धातु अधातु से कितने क्वेश्चन आए थे? कितने छोड़िए, एक आध जो भी आए थे, क्या आसान थे, या जो हमने बताया उसमें से रिलेटेड थे, या फिर ऐसा नहीं कि एकदम से आउट ऑफ चैप्टर था, ऐसा नहीं है। मैंने भी देखा पिछले 2-3 साल का उठा करके, मैंने जो बताया, यदि आप देख लिए हैं, एक बार वीडियो आपने यदि ध्यान से देख लिया है, तो जहां तक उम्मीद है आप निश्चित ही उसका करेक्ट आंसर दे देंगे। तो हमारा 21वां क्वेश्चन था, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या हम कहते हैं? तो देखते हैं क्या बनता है। सीसा और टीन को जब मिला दिया जाएगा तो उसका जो गलनांक है कम हो जाएगा। सीसा और धातु को सीसा और टीन को मिला देंगे तो उसका जो गलनांक है कम हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें जो स्टील का गलनांक बहुत ज्यादा, उपधातु होगा नहीं, गन मेटल का भी। ये सोल्डर जो है करेक्ट आंसर है, जो आप लोगों ने दिया। आपने बताया, रीजन भी बताया, और चूंकि मैंने वीडियो में रीजन भी बताया था कि क्या रीजन है, और सोल्डर किस काम के आता है, तो 2 तार जोड़ने का काम में आता है। 2 तार जो है, 2 तार आपस में जुड़ जाए, आपस में जोड़ने के लिए। देखिए, उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा एक मदरबोर्ड रहता है। यदि किसी का हम मदरबोर्ड ले लें, मदरबोर्ड मतलब रेडियो का भी एक रहता है, कंप्यूटर का, CPU का, मतलब जो भी टीवी का, उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे तार एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहते हैं। एक यहाँ पॉइंट रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ से यहाँ, एक तार यहाँ से यहाँ गया रहता है, एक तार यहाँ से यहाँ गया रहता है, एक तार यहाँ से यहाँ। ये यदि वायर है,
ये यदि वायर है तो ये जो पॉइंट जोड़ने के लिए जो हम उपयोग में लाते हैं उसको सोल्डर के माध्यम से जोड़ते हैं। उसको हम सोल्डर वायर है तो उसको गलनांक, उसको टेम्परेचर देते हैं। आपने देखा होगा रेडियो या टीवी या फिर कहें कंप्यूटर जहां पे बनता है, जिस दुकानों पे बनता है, आप जाइए देखिए वो छोटे छोटे सोल्डर वायर लिए रहेंगे, आग थोड़ा सा जलाए रहेंगे और उसके साथ कनेक्शन करेंगे, वो गलेगा और उस वायर को ज्वाइंट हो। जैसे टेम्परेचर कम होगा उसका क्या बोलते हैं टेम्परेचर पहले हाई था फ्लेम के साथ में, कम हुआ वो जम गया, यानी तार को आपस में जोड़ दिया। ये सोल्डर का काम है। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और बहुत सारे लोगों ने ए ऑप्शन चूज किया, बताया कि ये करेक्ट आंसर है, हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे नेक्स्ट हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 यूनिट 5, 4 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। जब हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो ये आपको रिवीजन जब हम कराएंगे तो बताएंगे। इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन हुए, आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें से पक्का 100 to 100% आएंगे। चलिए देखते हैं आगे यूनिट 5 क्या बोलता है। यूनिट 5 है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। चैप्टर 5 का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। एक तो पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और विशेषताएं, उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव एवं बचाव। ये पॉइंट तीसरा पॉइंट। चौथा आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियां, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स। ये सारे पॉइंट्स चैप्टर 5 में बायोलॉजी से रिलेटेड है। बायो कह सकते हैं, ये जीव जंतु से रिलेटेड है। तो ये चैप्टर 5 में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। आज हम इस विषय में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बायोलॉजी जो है बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। जनरल साइंस में हम सामान्य चीजें देखते हैं लेकिन क्या करते हैं, हम ध्यान नहीं देते। ये जो दिनचर्या प्रतिदिन होने वाले कार्य, इस विषय में सूक्ष्म जीव क्या है, छोटे छोटे जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, तो आप पढ़िए, समझिए, और एक बार आप देखेंगे तो निश्चित ही दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे ये हवाओं में भी जीव हैं, जीव जंतु हैं। हम आंखों से सिर्फ हवा को भी नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आप उन जीवों को जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। अत्यधिक छोटे, ये बहुत छोटे होते हैं, आकार में 10⁻⁻⁻6 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁻10 नैनोमीटर के लगभग में होते हैं। ये देखते हैं रोटी पर उपस्थित फफूंद को आवर्धक लेंस, जबकि अन्य सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा घर में रोटी रखा रहता है, यदि वैसे ही रखा रहेगा तो उसके ऊपर सफेद सफेद फफूंद टाइप से, पर जिनको फफूंद बोलते हैं, वो एक टाइप का कीटाणु ही है जो वायुमंडल में उपस्थित है। जैसे वो नमी या इस टाइप का कुछ भोजन देखते हैं, वहां पे बढ़ते जाते हैं, रातों रात वो पता चलेगा कि पूरा वो एक परत सा ही जम जाता है। वो रोटी पर उपस्थित आवर्धक लेंस, यानी लेंस जो से भी हम देख सकते हैं, जबकि अन्य जो है सूक्ष्म जीव हैं उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ उपस्थित है। तो सूक्ष्म जीव संपूर्ण जैव मंडल में उपस्थित, जितने जैव मंडल है, जहां जहां जीवन
कह सकते हैं, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर कह सकते हैं ऊंचाई पे, नीचे जितना नीचे गहराई या हर जगह, या कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव इज अवेलेबल इन ऑल प्लेसेस। ठीक है, कहीं भी, सभी प्लेस पे हैं, कहीं भी छूटा नहीं है। तो और पूरे पूरे जैव मंडल में उपस्थित है। मृदा मतलब मिट्टी, जल, वायु तथा पादपों व जंतुओं के शरीर के भीतर, हमारे शरीर के भीतर, मिट्टी में, जंतुओं के शरीर के ऊपर, जल में, वायु में, यानी कह सकते हैं कि हर जगह जो है आपके सूक्ष्म जीव उपस्थित है। अगला देखते हैं, सूक्ष्म जीव उच्च स्तर की अनुकूलता को दर्शाते हैं तथा कठोर परिस्थितियों, गर्म जल के झरने, रेगिस्तान तथा दलदली क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि सूक्ष्म जीव को जो है उच्च स्तर को अपने हिसाब से वो ढलते भी जाते हैं। रेगिस्तान के सूक्ष्म जीव अलग हो गए, हमारे दोआब क्षेत्र के जो सूक्ष्म जीव होंगे अलग होंगे। एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि आप पूर्वांचल से हैं, पूर्वांचल में एक जापानी इन्फ्लुएंजा होता है, जेई बोलते हैं, वहां जो उसके जो कीटाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो इस पूर्वांचल क्षेत्र में ही गोरखपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ या फिर कह सकते हैं वाराणसी, ईस्ट इलाहाबाद, इधर तक जो है अबले मतलब इधर पाए जाते हैं। इनसे जो रोग होता है जेई रोग बोलते हैं। आपने देखा होगा गन्ने का खेत जो है उसमें जब आप जाएंगे कटेगा तो बड़ी मक्खियां भिन भिनाती हैं, वो काट दे तो उनसे जो कीटाणु निकलेंगे, सूक्ष्म जीव जो बढ़ेंगे, वो भी पूर्वांचल साइड में ही ज्यादा मिलते हैं और उन कीटाणु से रोग होते हैं और उन रोगों का इलाज हमारे इसी पूर्वांचल क्षेत्र में ही किया जाता है। यदि आप जाएंगे यहाँ से किसी साउथ इंडिया में जाते हैं या वेस्टर्न इंडिया में जाते हैं तो वहां पे जेई के टीके बच्चों को नहीं लगाए जाते हैं, जबकि पूर्वांचल क्षेत्र में जेई के टीके लगाए जाते हैं। जेई मतलब जापानी इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये जानने योग्य बात है। जब भी बात आए कि जेई की टीका लगा रहे हैं, लगाने हैं, आपको लगवाना ही है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप पक्का ही जा करके या डॉक्टर से सलाह लेकर के एज वाइज या कार्ड में रहता है उसके हिसाब से लगवाए, वो भी सूक्ष्म जीव से ही संबंधित है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण क्या हुआ, यानी किस कैसे बांट सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव जो है एक कोशिका वाला या बहुत सारे कोशिका वाले हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव को 5 समूहों में बांटा गया है। तो देखते हैं कहां कहां बांटे गए हैं। जीवाणु में, विषाणु में, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। ये जो है सूक्ष्म जीव 5 तरीके के होते हैं, 5 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से वर्ग हैं? तो याद रखेंगे, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ये सारे जो हैं सूक्ष्म जीव हैं। अब हम एक एक सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है, वो उनसे लाभ क्या है, वो कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया नहीं बोलते हैं कि बैक्टीरिया फैल गया है। जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय जीव जिनमें पादपों के समान दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। ये जो है जीवाणु जो है किस तरीके का है? सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसमें पादपों के समान दृढ़ कोशिका भित्ति, जैसे पौधों में कोशिका भित्ति होती है वैसे ही जीवाणु में यानी बैक्टीरिया में भी कोशिका भित्ति होती है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु में किस तरीके का कोशिका भित्ति होती है, किस तरीके के समान होता है? तो आप कह सकते हैं कि जीवाणु जो है, जीवाणु में पादपों के समान कोशिका भित्ति होता है। आकार के आधार पर जो जीवाणु हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं, जीवाणु का बता दिए, ये कोशिकीय है, पादपों के समान दृढ़ कोशिका भित्ति रखता है। अब देखते हैं आगे,
कह रहा है कि आकार के आधार पर जीवाणु निम्न 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं आकार के आधार पर इनका नाम क्या क्या है। बेसिलस छड़ाकार, बेसिलस छड़ाकार जो होता है कैसा, तो ये सीधे छड़ाकार हो गया, ये इसका जो आकार होगा ये होगा। काकस गोलाकार, यदि बात क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आएगा कि गोलाकार जीवाणु कौन सा होता है, या गोलाकार जीवाणु को कौन सा जीवाणु कहते हैं, तो ये ऑप्शन आता है तो आ जाएगा ये चारों, छड़ाकार, सर्पिलाकार, गोलाकार, कमाकार, तो आप बोलेंगे कि गोलाकार। ठीक है, आपको ये याद रखने वाली बात है, आप रट लीजिए, बेलिसस छड़ाकार, काकस गोलाकार और स्पाइरिलम जो है सर्पिलाकार, यानी इस तरीके का होता है, सर्पिलाकार इस तरीके का होता है। आकार के आधार पर जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है चार प्रकार के होते हैं। देखते हैं, बेसिलस छड़ाकार इस तरीके का होगा, काकस गोलाकार इस तरीके का होगा, स्पाइरलम सर्पिलाकार इस तरीके का होगा, विर्बियम, विर्बियम जो है बोला है कमाकार, मतलब ये जो है कमा लगाते हैं ना हम लोग, कमा, ये वाला कमा है, ये कमाकार है। जिसे कोई शब्द लिखते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, जो कॉमा लगाते हैं उसको हम, जैसे आप समझ ही रहेंगे, कॉमा जो शब्द है, कॉमा, ठीक है, कॉमा जो शब्द है, तो इस तरीके कॉमाकार ये होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। उदाहरण, लेक्टोबिसेलस राइजोबियम, राइजोबियम में मटर के आकार का होता है, गोलाकार होता है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। विषाणु, वायरस, विषाणु को हम वायरस करते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, जीवाणु के बारे में बता दिया। अब विषाणु वायरस के बारे में जानते हैं। ये एक परजीवी सूक्ष्म जीव है, ये एक परजीवी सूक्ष्म जीव है। परजीवी मतलब दूसरे के ऊपर जीवित रहने वाला परजीवी कहलाता है, ठीक है। तो ये एक परजीवी सूक्ष्म जीव है जो केवल पोषाद, होस्ट की जीवित कोशिकाओं में ही जनन करते हैं। जो होस्ट, जैसे उदाहरण के तौर पे कोरोना वायरस अभी आया था ना, कोरोना वायरस सबसे लेटेस्ट उदाहरण है। वो विषाणु जो है था, कोरोना विषाणु कह सकते हैं, कोविड होता था उससे, तो जो जीवित व्यक्ति में ही होगा, मरे हुए व्यक्ति में कहां फायदा बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ता है। तो क्या बोला है कि जीवित कोशिकाओं जो केवल होस्ट की जीवित कोशिकाओं में ही जनन करते हैं, यदि जीवित जंतुओं में ही होगा, और ये परजीवी होते हैं, दूसरे के, जैसे हवा से आया और आपके अंदर घुस गया, कोरोना वायरस फैल गया, वो बढ़ता गया आपकी कोशिकाओं के साथ में क्रिया करके। खोज किसने किया था विषाणु का? दिमित्री एओनोवस्की, दिमित्री एओनोवस्की ने खोज किया था, रूसी वैज्ञानिक थे, 1892 ईस्वी में खोज किया था। विषाणु वायरस का खोज दिमित्री एओनोवस्की ने किया था, और रूसी वैज्ञानिक थे। 1892 ईस्वी में उन्होंने खोज किया था। और यह जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। यह क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। ये पता ही नहीं चलता है सजीव है या निर्जीव है, तो बीच की कड़ी है। आप सपोज हवा में वो निर्जीव घूम रहा है, पानी में ये निर्जीव शांत पड़ा हुआ है, और आपने क्या किया? सांस ले लिया, खा लिया। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप नाले का गंदा पानी पी लीजिए, आप नाले का गंदा पानी पी लीजिए, आपको क्या हो जाएगा? आपको पक्का देखते हैं कि आपको कुछ ना कुछ वोमिटिंग होगा, डायरिया हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा। वो क्या है? वो इस टाइप के उस वायरस उसमें है, वो निर्जीव पड़े हैं। वो पानी को तो कुछ कर नहीं सकते, पानी तो बीमार होगा नहीं, बीमार भी होगा तो पता नहीं, वो बीमार मतलब वो सड़ ही जाएगा। और उसको आपने जैसे ही पिया, अंदर गया, आपके जीवित, आपके कोशिकाओं के साथ वो क्रिया करके और फैलने लगे, और बहुत ज्यादा फैल गए। और आपके जो अच्छी कोशिकाएं थी, जो आपकी मतलब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली थी,
उनको कम करते गए, इसके वजह से आपको बुखार हो गए। अब बुखार हुआ तो फिर हम दवा लेते हैं और ये जीवित और मैंने सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा है? यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों का समूह है जिनमें जंतु सदृश लक्षण होता है। प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों का समूह है जिनमें जंतु सदृश यानी जंतुओं के जैसे गुण होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में सक्षम है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करने में सक्षम है। उदाहरण अमीबा तथा पैरामीशियम। अमीबा का आपने देखा होगा, अमीबा ऐसे रहते हैं और पैरामीशियम जो होगा वो चप्पल जैसा ऐसे रहेगा। इसका जो है मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे पड़े रहेंगे जी। ये है जो हो जाएगा पैरामीशियम और ये हो जाएगा, इसके अंदर भी ऐसे इस तरीके से समूह रहेगा और ये हो जाएगा अमीबा। क्या बताया, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों का समूह है जिनमें जंतु सदृश लक्षण पाए जाते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकने में सक्षम है। गमन मतलब गति करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। यदि अमीबा पानी में है तो यहाँ से आज यहाँ है, कल कहीं और रहेगा, परसों कहीं और रहेगा। वैसा ही पैरामीशियम भी उसी तरीके का रहता है, आज यहाँ है, कल वहां है, कल वहां है। इनके जंतुओं के जो लक्षण रहते हैं उसी तरीके का लक्षण इन जो है इन सूक्ष्म जीवों में होता है जिसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। आगे देखते हैं, कवक फुंगी। फुंगी कैसे क्या होते हैं देखते हैं। ये ऐसे जीवों का एक बृहद समूह जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, अतः ये विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब किसी भी परिस्थितियों में ये पोषित हो सकते हैं, इनका कोई ये नहीं है। देखते हैं, ऐसे जीवों का बृहद समूह, एक बहुत मतलब एक समूह ही है, वो चल रहे हैं छोटे छोटे कीड़ों का, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल मतलब होता है हरा रंग। हरा रंग जो है कह सकते हैं पौधों में हरा रंग किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से होता है। तो इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, सो दैट ये किसी और रंग के होंगे। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते ही नहीं है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली सीन ही नहीं है, लेना न छोड़ना, इनका कोई सीन नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं, अतः ये विषमपोषी होते हैं। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि ब्रेड जो रखे रखे आपने देखा होगा वो सड़ जाते हैं, उसके ऊपर कवक फुंगी लग जाते हैं, देखा होगा आपने। और कुछ पहले मुलायम रहेगा, कुछ दिन में ऐसे तोड़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको कवक दिखाई देंगे। रोटी पे भी सेम यही है। उदाहरण के जो है ईस्ट है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस तथा राइजोपस ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं इसको। ये सारे जो है कवक के उदाहरण है। आपका आ जाता है कि ईस्ट क्या है? कवक, विषाणु, शैवाल, जीवाणु। तो आप सीधे बोलेंगे यह कवक है। ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जो ये जंतु है ये तो ऐसे जीवों का समूह है, लेकिन इसमें क्या है, ये बहुत सारे जीवों का जो समूह है वो एक कोशिकीय उसमें भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक भी उनकी कोशिकाएं हो सकती है। दूसरा जीव पकड़ा तो बहुत सारे कोशिका, एक जीव पकड़ा तो एक ही कोशिका। अब वैज्ञानिक स्पष्ट तो इसको सीधे ही बोल दिया कि ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। अगला देखते हैं शैवाल, एल्गे।
अलगी में ये सरल होते हैं, पादप सदृश जीवों का समूह, इनमें जड़, तना व पत्तियों का अभाव होता है। सवाल आपने देखा होगा जिसको काई बोलते हैं, काई आप उदाहरण के, ये सदृश्य है, पादप सदृश्य। आपने सवाल देखा होगा पक्का ही नदियों में, या फिर आप कह सकते हैं कि नल वल या पानी के पास, पानी में ज्यादातर रहते हैं, और ये जिसको हम आपने देखा काई कहते हैं भोजपुरी में, वो हरे रंग का दिखेगा आपको, काई। पानी रखे रखे वहां पे वो जो जीव है वो पैदा हो जाएंगे, जब फिसलन होती है फिसल जाएंगे आप। नल के पास ज्यादा देर तक पानी रहेगा तो वहां पे काई लग जाती हैं, हरे रंग का लग जाएगा। नदियों में आपने देखा होगा, नदियों किनारे, नदियों के बीच में नदियां है, पत्थर है, पत्थर पे काई लगे रहते हैं, छुड़ा भी सकते हैं उसको, हमने देखा होगा। तो वही है, सवाल है। ये भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ये प्रकाश स्वपोषी होते हैं, इनको प्रकाश, या कह सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तभी ये हरे होते हैं। हरा है मतलब प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो जबकि इससे पहले हमने कवक पढ़ा था, कवक को बताया था कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए आपने देखा कि वो हरे रंग के भी नहीं होते हैं, वो सफेद रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, किसी अन्य रंग के मिल जाएंगे। और ये जो शैवाल हैं वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश स्वपोषी होते हैं, प्रकाश के साथ भी इनका क्रियात्मक संबंध रहता है, जिसके वजह से ये हरे होते हैं। क्लाइमोडोनास तथा स्पाइरोगायस, स्पाइरोगायरा है, ये जो है इसके उदाहरण है। तो आपके सीधे इस तरीके का क्वेश्चन इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछ सकता है, सीधे पूछेगा कि क्लेमाइडोमोनास कौन सा सूक्ष्म जीव है। शैवाल है, परजीवी है, शैवाल है, कह सकते हैं विषाणु है, जीवाणु है, या फिर कवक है। तो आपको बता देना है कि क्लेमाइडोमोनास जो है वो शैवाल है। ठीक है, एंड अगले चलते हैं क्वेश्चन। लाभदायक सूक्ष्म जीव। अभी तक देखा कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण हमारा 5 था, और उसके बाद जो है आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से जीव लाभदायक जीव हैं। ठीक है, लाभदायक जीव में देखते हैं सूक्ष्म जीवों की कुछ लाभदायक क्रियाएं क्या क्या हैं। घरेलू उत्पाद में जो सूक्ष्म जीव है वो हमें क्या फायदा देते हैं, दही बनाने में। देखिए दही, जीवाणु लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तन कर देता है। जो जीवाणु है लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि कौन सा जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो आपको ये वाला आंसर दे। भटूरे व इडली में मिलाकर उसे मुलायम और छिद्रित बनाया जाता है। इस तरीके का जो, सीधे मैं बात करता हूं, दूध से दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं। आप यदि नहीं पता है तो घर पे आप बड़े से पूछ सकते हैं, नहीं पता है तो मैं बताता हूं। दूध से दही बनाने के लिए सीधे दूध से दही नहीं बच जाता है, पहले दही लेके आने पड़ते हैं कहीं से, दूध को गर्म करते हैं, और किसी के घर से दही का थोड़ा सा पार्ट लेके आते हैं, जिसमें जो कीटाणु होगा, जीवाणु होगा, लैक्टोबैसिलस जो होगा वो कीटाणु होगा। और कीटाणु कह सकते हैं जीवाणु, सूक्ष्म जीव। और वो क्या करेंगे, जो गर्म दूध है जब वो धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो सारे दूध में वो फैल जाएंगे, यानी रात भर में वो इतने पैदा हो जाएंगे कि सवेरे वो दूध से दही जम जाएगा, यानी थक्का बन जाएगा। जो आपको दूध एकदम नॉर्मल था वो सवेरे थक्का थक्का मिलेगा,
वो क्या है, कौन से जीवाणु है, वो लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जिन्होंने रात भर में ही दूध को दही बना दिया। माय डियर फ्रेंड, देखते हैं, और यही बोल रहा है कि ये भटूरे व इडली, यानी ये जो लैक्टोबैसिलस जो है भटूरे व इडली को क्या करता है, मुलायम व छिद्रित बना देता है। ये जो है ये जो जीवाणु है भटूरे व इडली में डालने से क्या करते हैं, दही डालने से, कह सकते हैं कि दही डालने से भटूरे व जो इडली होते हैं और मुलायम हो जाते हैं और छिद्रित बनते हैं। आटा, ईस्ट, ईस्ट को गूथे हुए आटे में मिलाया जाता है। ईस्ट को गूथे हुए आटे में मिलाया जाता है तो उसके श्वसन परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। गैस के बुलबुले आटे में भरकर उसे उस आयतन को बढ़ा देता है। इस आटे का प्रयोग ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक आदि बनाने में करते हैं। जो ईस्ट होते हैं, जो हमारा सूक्ष्म जीव ईस्ट होता है, या फिर आपने देखा होगा सोडा बोलते हैं, सोडा में ये नहीं कह रहा हूं, सोडा में ईस्ट जीव ईस्ट रहते हैं। तो जो सोडा रहता है उसको क्या करते हैं, उसमें गैस के बुलबुले आटे में भरकर उसके आयतन को बढ़ा देते हैं। हाँ, उसको क्या करेंगे, उसको उसमें डाल देते हैं, सोडा में सान करके सवेरे आटा रख दो, सवेरे एकदम बहुत मुलायम और फुला हुआ थोड़ा आटा हो जाएगा। और जब आप उसको छानेंगे तो पुआ समझते होंगे, यदि आप पूर्वांचल क्षेत्र से हैं, भोजपुरी क्षेत्र से हैं तो, या फिर पूड़ी भी में भी, या ब्रेड में पेस्ट्री जो बनाते हैं उसमें वो छिद्र 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 जैसा जो दिखता है वो ईस्ट के वजह से दिखता है। आगे देखते हैं, पनीर, फटे हुए दूध से निर्माण, फटे हुए दूध से निर्माण। कॉटेज पनीर को स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। सीधे हम बात करते हैं पनीर कैसे बनता है। पनीर क्या होगा, दूध गर्म किया आपने और दही जमाने के लिए रख दिया, सवेरे देखा कि वो तो दही जमा ही नहीं है, वो इस तरीके से खटा खटा पिटा पिटा इस तरीके का या मीठा है, रह गया। अब उसका क्या करेंगे, नॉर्मल पानी छान दो, जब बचा हुआ पार्ट जो फटा हुआ पनीर जो है वो बन जाएगा आपका पनीर, फटा हुआ दूध जो है आपका बन जाएगा पनीर। तो एक मैं वो भी बता रहा हूं कि उदाहरण, एक मैंने कोट भी पढ़ा था कि परेशान तो वो होते हैं, परेशान तो वो होते हैं जिनको फटे हुए दूध से पनीर बनाने नहीं आता। यानी आप यदि पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, दुखी होने की जरूरत नहीं होगी। यदि आपने कहीं गलती हो भी गई है, आपसे गलती हो भी गई है, तो उसको और अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए और अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं अपना ही एक उदाहरण देता हूं, मैंने ऐसा कुछ हुआ था कि जिसको मैं जब कोट जो पढ़ लिया तो मैं उस गलती को सुधारा, फिर से पढ़ा और फिर मैंने अच्छे मार्क्स लाए। एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो आप ये मत सोचो कि इस बार इस तरीके से है तो मैं निराश हो गया, निराश नहीं होना है। आगे देखते हैं, तो ये फटे दूध से पनीर का निर्माण होता है। कॉटेज पनीर को स्ट्रेप्टोकाकस लैक्टिस के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। आगे देखते हैं, उद्योग में किण्वन क्या होता है देखते हैं। सूक्ष्म किण्वन मतलब अल्कोहल बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग बृहद स्तर पर अल्कोहल, मदिरा तथा एसिटिक अम्ल को के उत्पाद हेतु करते हैं। सूक्ष्म जीवों का जो बृहद स्तर पे जो उपयोग होता है उद्योग धंधे में, वो अल्कोहल बनाने में, मदिरा शराब बनाने में तथा एसिटिक अम्ल बनाने में किया जाता है। शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। शर्करा जो होता है
कह सकते हैं कि मतलब इस तरीके का शर्करा, मतलब शक्कर नहीं है ये, सिरका टाइप से रहते, मतलब एक ऐसा प्रक्रिया, या क्या बोल सकते हैं आप, मतलब उस आइटम को लिया जाए जिसको हम अल्कोहल में परिवर्तित कर दें। कोई भी द्रव वाला आइटम लें और जिनको हम अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। अभी बहुत सारी चीजें उससे शर्करा निकलती हैं, इसमें शक्कर करती कुछ है और लिक्विड फाइड में उसको हम सड़ाते हैं और बहुत दिनों तक छोड़ देते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे किण्वन विधि द्वारा वो अपना अल्कोहल बन जाता है। देखते हैं, इसकी खोज लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में किया था। आप कह सकते हैं कि अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया थी, किण्वन विधि थी, यानी दारू बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो 1897 में लुई पास्चर ने बताया कि भाई किस तरीके से दारू को हम बना सकते हैं, अल्कोहल को बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। चलिए अभी मुझे लग रहा है कि ज्यादा टाइम हो रहा है, फिर भी चलिए इसको देख लेते हैं। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु नील हरित शैवालों तथा वातावरणीय नाइट्रोजन में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थित करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यानी कुछ जो जीवाणु हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, नील हरित शैवाल, जो मतलब नीले और हरे शैवाल को वातावरण में नाइट्रोजन में को स्थित करके मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम यूरिया खाद डालते हैं, और कह सकते हैं कि डाई, पोटास, इस टाइप का हम डालते हैं, और उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो पौधों में ही रहते हैं, और जब उनको हम जला देते हैं, उदाहरण के तौर पे आप पौधों को छोड़ दीजिए, वो सड़ जाएंगे, सड़ने के बाद सड़ते हैं तो और उर्वरता क्षमता बढ़ती है, उसमें जो कीटाणु है उस मिट्टी को और उर्वरक बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण राइजोबियम, ये राइजोबियम मटर के आकार के होते हैं, और ये जो है मतलब गोलाकार कह सकते हैं, उतने बड़े नहीं होते हैं। ये जो है आपके उर्वरा की शक्ति को बढ़ाते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव जंतुओं व पादपों के मृत हानिकारक अवशेषों का अपघटन करते हैं। ये इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करके शुद्धिकरण, अपघटक करते हैं। जैसे कि कोई मर जाता है, आपने देखा होगा कोई गाय या जानवर मृत हो गए, तो वो धीरे धीरे क्या है, आप यदि उसको फेंक के आ जाते हैं, खुले वातावरण में फेंक के आएंगे, तो क्या होगा, सरल पदार्थों में धीरे धीरे उसके जो वायु में जो कीटाणु है, सूक्ष्म जीव हैं, उसके ऊपर आ जाते हैं और उनको खाने लगते हैं। खाते खाते वो सड़ा हुआ महकेगा, धीरे धीरे 5 दिन बाद पता चला महकना बंद हो गया, यानी उन जंतुओं ने उस शरीर को खा लिया, वो सरल पदार्थों में यानी मिट्टी में उसको परिवर्तित कर दिया। आगे देखते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारे अभी तक हमने पढ़ा लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, किस तरीके से लाभ पहुंचाते हैं हमारे वातावरण को। दूध से दही बनाना हो, कह सकते हैं पनीर बनाना हो, उद्योग धंधों में अल्कोहल दारू बनाना हो, या फिर उससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से हमें टीकाकरण, इस तरीके से बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का हम उपयोग करके हम लाभ प्राप्त करते हैं। अब उनसे हानियां भी है, तो कुछ जो हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हैं, इसके विषय में देखते हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव कुछ हानिकारक प्रक्रियाएं निम्नवत हैं। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु या रोगजनक पैथोजेन कहलाते हैं। देखते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, इसके विषय में हम कल बात करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा लाभदायक सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, और उसके बाद
उनके फायदे क्या है, कितने वर्गों में बांटे गए हैं, वो किस आकार के होते हैं, उनका साइज क्या है। अगला हमारा था हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो हम इस विषय में कल बात करेंगे कि हानिकारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं, कौन से जीव से कौन सा रोग होता है, यानी कौन से सूक्ष्मजीव हमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, उसका बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इस विषय में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप बाकी देखते रहिए, कंटिन्यू वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।